हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आप लोगों का जो पेपर हुआ है नीट का, उसका हम लोग एक तरफ से सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जिस मिशन पे हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और हम लोग ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये है सोप बबल पर। और एक समझ लीजिए कि सोप बबल का क्वेश्चन अक्सर करके एक मिल जाता है नीट के पेपर में। फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए सारे सारे। आइए स्टार्ट करते हैं। सोप बबल इन वैक्यूम हैज द रेडियस 3 सेंटीमीटर। Another soap bubble in vacuum has the radius 4 सेंटीमीटर। और ये दोनों बबल बच्चों क्या कर रहे हैं? कोलीज कर रहे हैं अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता है? अगर मान लीजिए टेम्परेचर बदल दिया तो सरफेस टेंशन बदल जाएगा, इसलिए बोलना पड़ता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं देन रेडियस ऑफ द न्यू बबल। अब अगर न्यू बबल बोल दिया है तो न्यू बबल की रेडियस का फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर और अंडर डायरेक्ट फॉर्मूला। मान लीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपको बोला जा रहा है कॉमन सरफेस का निकालना है ना, तो कॉमन सरफेस का भी फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर हाल में इसको तैयार करके जाना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़े से अनकॉमन है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप इसको यूज करके जाइए। R1 हो गया 3 स्क्वायर, R2 हो गया 4 स्क्वायर, अल्टीमेटली 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर थर्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। टू ब्रेक अ वायर। अब एक वायर को हमें ब्रेक करना है और एक स्ट्रेस लगाई गई है, यानी स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। और बच्चों ये स्ट्रेस आपकी है ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला L रो जी याद करिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और इसमें कहा जा रहा है डेंसिटी भी दिया है, रो का मतलब ये रो हो गया। लेंथ ऑफ द वायर विच द वायर विल ब्रेक बाई इट्स ओन वेट। अब बात जो बोली गई है कि जो मैंने आपको बोला कि ओन वेट की वजह से है ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू L रो जी, ये ओनली बिकॉज ऑफ ओन वेट। और निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है इसमें इसकी लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू मालूम है 10⁶ लेंथ निकल आएगी और रो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻3। और बेटा जी की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है L इक्वल टू 1/3 और बेटा 10 की पावर आ जाएगी 2, इसका मतलब 100/3 आ जाएगी। तो हम लोग 33 है, 30 मीटर 33 पॉइंट समथिंग है, तो 34 ही लगा लेंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग 34 लगा लेंगे। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बेटा ये एक अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में ये दिया है क्वेश्चन, है ना। और अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 3000 मीटर की गहराई पर इंडियन ओशियन है। तो एनसीईआरटी में और नीट में एक में 2700 आया था, एक में 3000 आया था। सवाल वही है, मतलब एक 3000 मीटर की गहराई पर आपका इंडियन ओशियन है और बेटा कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर। मतलब जैसे आपने कहा कि मान लीजिए वाटर आपने ले लिया और वाटर का टॉप लेयर यहां पर है, बॉटम यहां पर है, ठीक है। और सपोज करिए आपने वाटर का कोई एक पार्ट ले लिया, सपोज करिए V वॉल्यूम का एक पार्ट ले लिया, इस इतने का वॉल्यूम है V। एक्चुअली क्या होता है, जब हम गहराई पे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोस्टैटिक चेंजेस के कारण चेंज हो जाएगी। यहां पर सिर्फ सराउंडिंग प्रेशर रहेगा, है ना। और नीचे गहराई में जाते जाएंगे तो यहां पर आपके पास एक एडिशनल प्रेशर भी बनने लगेगा। तो कोई पूछे कि बताइए बल्क मॉडुलस में हमें क्या लेना चाहिए, हमको तो यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वही कह रहा है फ्रैक्शनल डिक्रीज या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो नीचे जाने पर इतने पोर्शन ऑफ वाटर में कितना वॉल्यूम में कमी आएगी वो भी फ्रैक्शनेट बताना है। तो मेरा मतलब कहने का है कि आपको अगर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपने ये वाला लर्न किया है जो कि एनसीईआरटी की किताब में है, तो उसको बेटा आप थोड़ा सा बदलिए। मेरे हिसाब से न्यूलाइट के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा यहाँ पर और कहना पड़ेगा कि ये जो है ना,
ये प्रेशर नहीं है भाई, ये है एडिशनल प्रेशर या चेंज इन प्रेशर। जब आप चेंज लगाते हो ना तभी आपको लगेगा कि भाई चेंज इन प्रेशर करेंगे तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि आपने यहां पर आने पर वॉल्यूम चेंज किया, और जब वॉल्यूम आपने चेंज किया है तो कितना कितना चेंज इन वॉल्यूम आया, माइनस को ड्रॉप कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होना चाहिए, यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का साइन का काम खत्म हो गया। अब हमने कहा है बल्क मॉडुलस की वैल्यू, और बेटा नीट में आया था वहां कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, तो कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो डेल्टा बी को इधर ले आइए और बल्क मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये एडिशनल चेंज इन प्रेशर ऊपर से नीचे आने में हो जाता है एच रो जी, और डिवाइडेड बाई कर देंगे बल्क मॉडुलस। एच की वैल्यू है 3000, रो की वैल्यू है बेटा 10⁻3, और आपको बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, और जी की वैल्यू 10, बल्क मॉडुलस आपका आ जाएगा 2.2, और 10 की पावर आ जाएगी 9। इतना रखने के बाद जो फ्रैक्शनल चेंज हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1.36, और 10 की पावर माइनस का 2। यानी कि अगर हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे तो हमको इतना करना पड़ेगा, और अगर हम परसेंटेज चेंज भी पूछ सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछ लिया गया तो आपका ये वाला काम खत्म हो जाएगा, 1.36% आ जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस में एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना पढ़ लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया है, तो इतना ही आपका सवाल जो है बेटा मिल जाएगा। ठीक है, और गैस के लिए बल्क मॉडुलस अच्छे से तैयार कर लीजिए, 4 प्रोसेस होते हैं, बल्क मॉडुलस गैस के लिए भी तैयार कर लीजिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये है क्वेश्चन हम लोगों का, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको कभी कभी क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर स्ट्रेस दी गई है और यहाँ पर स्ट्रेन दी गई है, और आपने तैयार कर लिया और वहां जाके पलट गया, वहां पता लगा स्ट्रेन हो गई ऊपर और स्ट्रेस यहाँ पर, गड़बड़ हो जाएगा भाई। थोड़ा सा यही समझ के चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये ग्राफ दिया गया है फॉर द टू मटेरियल ए एंड बी, ए और बी के लिए। और बेटा आपको मालूम है कि वाई ए और वाई बी इनका यंग मॉडुलस है, और हम सब जानते हैं कि जो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है तो स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन, और ओरिजिन से पास होने वाला ये वाला आपका ग्राफ होता है बच्चों। और आप जब यहाँ पर ले लेंगे तो ये पावर 1 है, वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, और दैट विल बी द स्लोप, और स्लोप की वैल्यू बेटा हमारी 10 थीटा, और 10 थीटा हो जाएगा वाई, यंग्स मॉडुलस। अब आपको दोनों का यंग्स मॉडुलस कंपेयर करना है, वाई ए अपॉन वाई बी, और वाई ए अपॉन वाई बी कंपेयर करेंगे तो ए वाले का एंगल 60 डिग्री का है, और बेटा बी वाले का एंगल आपका 30 डिग्री का है। ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 1/√3 आ जाएगा, और आपके पास वैल्यू 3:1। तो कुल मिलाकर यहां पर हम करेंगे तो बेटा वाई ए इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वाई बी। तो देखिए ये पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन, स्ट्रेन को यहाँ ले सकते हैं, स्ट्रेस यहाँ ले सकते हैं। एक और चीज पूछ सकते हैं आपसे, मान लीजिएगा हमने आपको यहाँ पर बोला और ये सब नाटक दे देंगे आपको, और यहाँ कह देंगे टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू घट जाती है। तो यहां पर हमने इलास्टिक कांस्टेंट निकाल लिया, कम ज्यादा पता चल गया, तो वही टेम्परेचर में उल्टा कर देंगे हम। आप बात समझ रहे हैं, जैसे ये मोर इलास्टिक है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये मोर इलास्टिक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिलहाल हमको इतना सब कुछ सोचना नहीं है, हम आपको नीट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ें, समझ के देखें, और उस सवाल के रिलेटेड सारी चीजें समझ लें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, वाई ए बराबर 3 टाइम्स ऑफ वाई बी। तो फोर्थ वाला करेक्ट आंसर लगा लेंगे। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, जो हमारा लिक्विड सॉलिड सरफेस को भिगोता नहीं है, तो जब नहीं भिगोता है तो फिर वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। जैसे मरकुरी के केस में एंगल आता है 136 डिग्री का, तो जब नहीं भिगो रहा है, डज नॉट वेट कह रहा है, तो जब नहीं भिगो रहा है तो वो हमारा बेटा 136 डिग्री है। 142 में भी एक लिक्विड आता, तो 90 से बड़ा ही करना है हमको, इतना तो याद करना है। ठीक, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
6 नंबर पे 4 वायर का डायमेंशन आपको दिया जाएगा, बड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, और 4 वायर का डायमेंशन दिया गया है और ये सेम मटेरियल के हैं, वाई सेम गिवन बिलो विच वायर इंक्रीज इन लेंथ मैक्सिमम। तो भाई साहब सेम टेंशन अगर ना दिया हो तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जल्दी 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 पढ़ा के उसको पता लगा सेम टेंशन भूल गए, नहीं पढ़ा। आप भी यही करते हैं। तो जो बच्चे हमारे जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक ऑप्शन वो आपको थोड़ा सा फंसा के दे देंगे, वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं देंगे, लिख देंगे कि कांट बी कैलकुलेटेड, इस टाइप का तो आपको ध्यान देना है कि ये वो सवाल नहीं हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। जब तक बेटा y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए और डेल्टा एल की बात करेंगे, और ए को हटा ही देते हैं क्योंकि सब में डायामीटर ही दिया हुआ है, तो पाई और बेटा डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमसे कह रहा है चेंज इन लेंथ किन बातों पे डिपेंड करती है, सेम फोर्स लगा दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंड पाई की वैल्यू सेम, यंग्स मॉडुलस सेम। तो फिर बदल क्या रहा है बाबूजी, बदल रहा है एल अपॉन डी स्क्वायर। तो जब हम एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू को हर एक में चेक करेंगे और जिसमें भी वैल्यू इसकी मैक्सिमम आ जाएगी उसी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन निकालना है, तो किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अच्छा इसकी चिंता ना करिए आप, किसकी चिंता, अच्छा ये चीजें सेम हो गई, सेम फोर्स है और सेम वाई है, इसकी आप चिंता ना करें कि एल अपॉन डाया का स्क्वायर यहां निकालेंगे हम लोग, तो यहां mm है, हे भगवान, और यहां सेंटीमीटर है, तो क्यों परेशान है, सभी में mm है और सभी में सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल ऐसे ही करिए, दिमाग ना लगाइएगा, आप परेशान होने की बात नहीं, कन्वर्ट भी नहीं करना है, 100 अपॉन क्या कर देंगे और बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 100 अपॉन क्या कर देंगे, अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, और लंबाई हो जाएगी हमारे पास बेटा कितनी, दैट विल बी 200, और अपॉन हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और नीचे वाले में आ जाएगा 300 और अपॉन हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फोर्थ वाले में हो जाएगा 50, और नीचे वाले में आपका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर 0.25, और 0.25 में नीचे 1 करने के लिए ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 नीचे 4 ऊपर, ये 200 आ गया। मेरे हिसाब से वैल्यू सबसे ज्यादा भाई साहब यही आ रही है, ये देखो 9 से डिवाइड करेंगे वैल्यू हमारी 30 के आसपास लगभग, ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे वैल्यू 50 के आसपास, ये देखिए 100, तो 200, ये सबसे बड़ी वैल्यू यही है। आपका आंसर कह रहा है मैक्सिमम हमारा एक्सटेंशन जो रहेगा चौथा, ठीक है बच्चों, तो चौथे वाला वायर सबसे ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला दिया है एनसीईआरटी में, इसी तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी के पहलू को लेकर डिस्कस किया है, एक ही जगह पे रख देंगे पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे डाया, तो पाई डाया का होल स्क्वायर। बेटा आ जाइएगा, कोई पिन का फ्लोट करना, क्वेश्चन नंबर 7 में पिन का फ्लोट करना और नीडल का फ्लोट करना ये होता है सिर्फ सरफेस टेंशन के कारण, तो इसका आंसर तो इन्होंने सरफेस टेंशन दे दिया है, और सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन होता है हमारे कोहेसिव फोर्स के कारण। तो बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि कभी कभार बदल के, पुराना सवाल है तो कभी कभार बदल के हो सकता है कि सरफेस टेंशन हटा दें, अब सरफेस टेंशन किसके कारण है, तो वो कोहेसिव फोर्स के कारण है, तो फिर आप परेशान हो जाएं, ढूंढते रहें सरफेस टेंशन कहाँ है, ठीक है, तो ये सवाल का आंसर पहला वाला सही हो जाएगा बेटा, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों 8 नंबर पे, कहते हैं वर्क डन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर सोप फिल्म, जरा सावधानी से पढ़िएगा, हाँ अगर कहीं फिल्म का चक्कर आ जाएगा तो फिल्म के चक्कर में आप पड़ गए अगर, तो भाई साहब एरिया को डबल करना पड़ेगा, चेंज इन एरिया फिल्म है, तो बहरहाल मैंने डायमेंशन यहां पे दी है, तो वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर देंगे हम लोग, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर देंगे, सरफेस टेंशन की वैल्यू हमको यहां पर निकालनी है बेटा, और वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल, ठीक, एंड बात करते हैं बेटा फाइनल एरिया, फाइनल एरिया आ जाएगा 10 इंटू 6, 10 इंटू 6,
माइनस का इनिशियल एरिया आ जाएगा 8 इंटू 3.75। अच्छा बेटा, सारा सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जूल है और आंसर आना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हम एरिया में मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁴ कर लें, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा ये देखिए, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग वैल्यू आ रही है बेटा, यहां पर 2 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा और ये आएगा 60 माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू 3.3 10⁻⁻2 आ रही है। तो सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट मैंने आंसर देख लिया है। तो 3.3 10⁻⁻2 और वो भी न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा इसका सेकंड वाला। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैस। तो भाई साहब दोनों का पूछ लिया है बच्चों, इसमें दोनों का पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है और गैस की टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। तो लिक्विड पहले बोला है, तो पहले लिक्विड की क्या करेंगे, डिक्रीज, और गैस की इंक्रीज। With increase in temperature, the viscosity of liquid and gas respectively will liquid decrease और gas increase। सही है, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे IMF में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंजेस आते हैं, इस वजह से हमारा लिक्विड में जो है ना वो विस्कोसिटी घट जाती है, लेकिन गैस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की तरफ जाइएगा तो वहां पर बेटा गैस के काइनेटिक मोशन तेज होने लगते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, इस वजह से वहां पर हम लोग गैस में इंक्रीज करते हैं यहां पर विस्कोसिटी। 9 का थर्ड आंसर करेक्ट है बच्चों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल। पॉसिबल ये लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है। ये वहां पर पॉसिबल होता है जहां पर हम कुछ कंडीशंस, इनके पैरामीटर होते हैं, उनको सक्सेसफुली फॉलो करते हैं। नंबर 1, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए, साउंड में भी लाइट में भी बना लेते हैं। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक, और नंबर 3 पे बेटा है हमारी जो वेव चलनी चाहिए वो सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए। देयर आर 3 कंडीशंस टू बी फॉलोड बाई एनी टू वेव, ताकि हमारा इंटरफियर कर पाए। ठीक है, तो इंटरफेरेंस हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का बेस्ड फिनोमिना है। बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी की लाइन मैंने बोली है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 11 नंबर। वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट कहा गया है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन, कहीं पर भी स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट है वाईडीएसी में, वेयर द पाथ डिफरेंस कितना दिया गया है, लैम्डा। अच्छा बेटा, पाथ डिफरेंस जब आपको लैम्डा दे दिया तो फिर आपका काम है कि आप फेज डिफरेंस निकाल दो। भाई साहब कट गया, तो फेज डिफरेंस हो गया हमारा। अब अगर इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगी 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई बाई 2। तो बेटा हम पहले ही से कर लेते हैं बाई 2, और इसको कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो दैट विल बी 4 टाइम्स I0। और इसको आपके क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि ये के है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि ये के है, और आंसर भी के में लाना है। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और अगेन हमारे पास यहां पर आ गया लैम्डा बाई 4, तो दैट विल बी पाई बाई 2। तो बच्चों पाई बाई 2 अगर आ गया तो हमारे पास अब जब आया न्यू इंटेंसिटी की वैल्यू, तो 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, तो पाई बाई 4 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू दैट विल बी 45, 1/2, और बेटा 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आधा, यानी पहले का हाफ, यानी k/2, यानी आंसर हमारा थर्ड वाला 11 नंबर क्वेश्चन का सही है। ठीक है, पीवाईक्यू का सवाल है बच्चों। आते हैं वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में, अच्छा क्वेश्चन है और देख लीजिएगा ध्यान से। वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है
द टू स्लिट एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ इफ एनदर एक्सपेरिमेंट, इसी तरीके का दूसरा सेटअप ले लिया। टू स्लिट्स आर इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ बट दे आर इनकोहेरेंट, चलो भैया ये भी मान लिया। तो अगर हम लोग कोहेरेंस लेते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस लेते हैं, और हम लोग जब इनकोहेरेंट लेते हैं, आपकी कॉपी में लिखवाया गया है, जब हम कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं बेटा और जब हम इनकोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं, तो कोहेरेंट सोर्सेज में हम इंटेंसिटी को निकालते हैं। प्रॉपरली फॉर्मूला दिया है, आई बराबर है ना, तो I1 I2, बेटा इसको हमें कैलकुलेट करना है। इन्होंने एक बात बोली है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं फर्स्ट केस में एंड इन द सेकेंड केस, यानी ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो हम क्यों ना हम ऐसा करें। अच्छा, इन्होंने देखिए सब कुछ सेम दे रखा है, एम्पलीट्यूड भी सेम दे रखा है, तो YDAC में हमारे पास ये कहा जाता है कि अगर बेटा हमको पहला सोर्स ये दिया है, दूसरा सोर्स ये दिया है, तो बेटा ये आ गया हमारा S1 और ये आ गया हमारा S2। और अगर हमसे बात बोली जा रही है कि भाई साहब आप स्क्रीन के बिल्कुल मिड पे चले जाइए और यहां पर मिड पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, तो इसकी इंटेंसिटी भी वही है क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, और इसकी इंटेंसिटी भी वही है। बराबर इंटेंसिटी के केस में यहां पर हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0 कॉस स्क्वायर, क्योंकि बात सेंट्रल मैक्सिमा की गई, वहां पे डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस 0, तो फिर वहां पे फेज डिफरेंस भी 0, तो बेटा यहां पर हम लोग को आ जाएगा कॉस 0। तो ये बेटा डायरेक्ट आप लिख सकते थे 4I0, ठीक। मतलब ये दिमाग में आपके आएगा कि यार मिड पॉइंट पे क्या चक्कर है। मिड पॉइंट पे इसलिए बोला गया है कि मिड पॉइंट पर इन दोनों वेव का आपस का कोई भी इनका पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, और जब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, और फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो दैट्स वाई यहां पर क्या हुआ। अब अगर बेटा हम बात करते हैं इनकोहेरेंट, तो यहां पर हमारी वैल्यू, इसको मान लीजिए I1 और इसको ले लीजिए I2, कब, जब इनकोहेरेंट है। और इनकोहेरेंट में क्या होता है, जितना भी सोर्सेस होता है ना उनको आप ऐड करते जाइएगा, यानी कि आपके पास n सोर्सेस है तो n टाइम्स कर दीजिएगा। डायरेक्ट यहां पर आप कह सकते हैं 2I0। इनकोहेरेंस में आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। यानी हम लोग जो कंजर्वेशन से निकालते थे वो सब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां लगा देंगे बेटा। अब हमसे कह रहा है बताइए सर I1 अपॉन I2 कर दीजिए, तो पहला केस है हमारा कोहेरेंट वाला, इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट स्क्रीन फर्स्ट केस में, एंड द सेकंड केस, तो पहला निकाल देंगे I1 फिर निकाल देंगे I2, तो दैट विल बी 2:1। करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा आ जाएगा 12 का राइट आंसर बेटा आ जाएगा सेकंड वाला, 12 का राइट आंसर है सेकंड। आइए, ये आपको बेटा याद करना चाहिए, मेरी तो आपसे एडवाइस है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसको एक नया नाम देते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी। और फ्रिंज विजिबिलिटी जो होती है आपकी, ये हम लोग जब इसको याद करेंगे तो बेटा ये आ जाता है, जब सॉल्व करेंगे। इन्होंने हालांकि रेशियो वाला सवाल पूछा है, दो हमारी जो कोहेरेंट लाइट जा रही है ना, उसमें दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के I1 अपॉन I2 की इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है। तो आपको लर्न रखना चाहिए 2√I1 अपॉन I2 अपॉन I1 अपॉन I2 प्लस 1। भैया कितनी अच्छी तरीके से इसको याद कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। आपको रेशियो की वैल्यू n दी गई है, तो आपके पास आ जाएगा n+1। राइट आंसर बेटा आपका आ जाएगा सेकेंड वाला। तो ये सवाल कोई भी ऐसा बच्चा अगर है कि उसको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो इसको लर्न करिए, क्योंकि ये एक अच्छा फॉर्मूला है और ये रिपीट भी हुआ नहीं है, एक बार आया है लेकिन ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। जेई में भी कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। 13 नंबर के बाद हम आ जाते हैं, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है बच्चों, मेरी राय मानिए, इसको याद करिए। हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे।
टू स्लिट्स डिस्टेंस दे रखी है, टू स्लिट के बीच का सेपरेशन जो होता है YDSE में, टू स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है स्मॉल d, दैट इज 1 mm, आर इल्यूमिनेटेड बाय द थर्ड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। हमने यहां पर बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की है और इसकी वेवलेंथ बेटा हमसे कह रखा है कि द इंटरफेरेंस फ्रिंज आर ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो सब कुछ वही नॉर्मल है। डिस्टेंस कितनी रखी है, कैपिटल D 1 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क एंड फोर्थ डार्क। तो भाई साहब थर्ड डार्क फोर्थ डार्क के बीच में, सक्सेसिव डार्क के बीच में एक ब्राइट भी आ जाएगी। और क्योंकि YDSE है तो ब्राइट हो या डार्क हो, फ्रिंज विड्थ जो होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ डार्क या ब्राइट, यानी कि सेम सेम रहती है। तो आपको एक तरीके से वो इशारा कर रहा है कि फ्रिंज विड्थ निकाल, ठीक है। तो आराम से आप निकाल दीजिए, यहां पर 1 आ जाएगा, 6.5 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 7, और बेटा अपॉन कर देंगे 1 mm और 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 3, और बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और इसका पहला वाला आंसर आ जाएगा और वो भी mm में निकालेंगे, 0.65 mm। सॉल्व करने के बाद इसका फर्स्ट आंसर लगाएंगे बेटा। और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर। 15 नंबर पे आते हैं, अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट, देखिए बच्चों बात करते हैं हम लोग इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा भाई आप। ये हमारी यूपीएल है, यूपीएल। अनपोलराइज लाइट का मतलब हो गया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे इन ऑल डायरेक्शन पाए जाएंगे। इंसिडेंट ऑन प्लेन ग्लास सरफेस, एयर से ग्लास में जाते हैं। इसका RI होता है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहा यह जाता है कि एक स्पेशल एंगल होता है जिस एंगल पर हम अगर लाइट को गिराएंगे एक रेयर से डेंसर मीडियम में, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड वेव होती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती है। ये 90 डिग्री का है, दिस इज रिफ्लेक्टेड। लर्न करिए जितनी भी बातें, उसके अलावा बाहर सवाल नहीं आएगा। ये रिफ्रैक्टेड बेटा हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आप बात करेंगे, ये होती है हमारी ऐसी, ये बेटा ऐसी होती है जिसमें लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पेपर के प्लेन के नॉर्मल वाइब्रेट करते हैं एंड कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। नोट कर लीजिएगा, आ चुका है पेपर में। और रिफ्लेक्टेड वाली, और ये वाली कैसी होती है साहब, ये वाली होती है पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। पैरेलल को ऐसे शो करते हैं और परपेंडिकुलर को वही मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिखा देते हैं। पैरेलल कंपोनेंट होते हैं, दोनों ही हमारी लाइट PPL में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट इज PPL, सिंगली पोलराइज। UPL हमारी PPL में अनपोलराइज हमारी प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमारे एक तरफ परपेंडिकुलर और रिफ्रेक्टेड में पैरेलल हो गए। अगर हम इतनी घटना देखते हैं तो ये इवेंट हमारा एक स्पेशल एंगल पे मिलता है और इस स्पेशल एंगल का नाम होता है ब्रूस्टर एंगल। और ब्रूस्टर साहब ने एक यहां पर नियम दिया था, हम लोग प्रूफ करते हैं उसको, प्रे ऑप्टिक्स में भी करते हैं, 10 IP बराबर म्यू। और बेटा म्यू दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1.5 और ये आ जाएगा 10 इनवर्स और ये आ गया IP, यहीं से निकाल दिया। तो ये बड़ा स्पेशल एंगल है, जिस स्पेशल एंगल पर हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा। और कई सारी हमने इंफॉर्मेटरी बातें आपको बताई हैं, सारी बातों को नोट कर लीजिएगा। पेपर अच्छा आपका जो है ना, वेव ऑप्टिक्स में 3 सवाल 2 सवाल रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के आ जाते हैं, तो बढ़िया से इसको देखिएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों आते हैं क्वेश्चन एक हम लोगों का है 16 वाला, उसका हमने डायग्राम पहले से बना लिया है। बढ़िया सवाल है, वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द टैप हैविंग इंटरनल डाया दे रखा है। और कभी कभी क्या होता है बेटा, जल्दबाजी में गलती हो ही जाएगी आपसे भी और हो सकता हो गई हो, ठीक। डायामीटर ये वाला है हमारा D1, 8 × 10 की पावर,
और ये डायामीटर है D2, और D2 डायामीटर हम लोगों को द डायामीटर ऑफ वाटर स्टीम निकालना है। ठीक है बेटा, अब बात ये कर रहा है डायामीटर निकालना है, अब बात ये कर रहा है कितनी दूरी पे निकालना है। तो ये समझिए ना आप इसको, डायामीटर निकालना है और इतनी डिस्टेंस दे रखी है, और आप भी हमारी तरह कभी कभी बेटा गलती करेंगे कि सवाल पढ़ते ही नहीं है। आप देखा करो ये ऐसे ऐसे है, आपके हिसाब से सवाल सेट हो, तो आपको बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस पे डायामीटर हमको निकालना है। धार तो पतली होती चली जाएगी, यहां पर एरिया A1 है, यहां पर एरिया A2 है, यहां पर वेलोसिटी V1 है, कम होगी, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपको कितनी डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे, डाया ये है, हाँ ये, डाया ये है, हाँ ये, गड़बड़ हो गया भाई, ये चीज गलती हो जाती ना। तो मीटर मीटर देखा नहीं, डाया समझ में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस पर, उतनी डिस्टेंस पर फ्रीली ड्रॉप होने वाला, क्या ये फ्रीली ड्रॉप हो रहा, नहीं, V1 दिया है 0.4 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से नल का पानी निकला और घड़ 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 नीचे जा रहा है, और यहां पे कितनी वेलोसिटी है ये निकालना बनता है। तो वो हो जाएगा V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा V स्क्वायर बेटा U स्क्वायर प्लस 2G, और H की वैल्यू हमको उन्होंने दे रखी है, H का मतलब यही डिस्टेंस है। तो V2 निकाल देंगे, V1 0.4 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 10 कर लेंगे, और H की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.16, तो 4.16, और 4.16 जो वैल्यू हमारी है वो अप्रोक्सीमेटली हम 2 पॉइंट समथिंग करें, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 4.16, तो 2 पॉइंट समथिंग करेंगे तो बेटा अंडर रूट करना पड़ेगा। देखिए ये 0.16 आ गया, और ये आ गया आपके पास 4, तो 4.16 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अराउंड हम इसको 2 के आसपास अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ ने जो वैल्यू दे रखी है ना उसके आसपास हमको आंसर लेना पड़ेगा। ठीक, 400 होता तो हम लोग कर लेते उसका 20, और बेटा नीचे 100 तो 2 आ जाता। तो अप्रोक्स कर लिया, निकाल के देखते हैं कि अप्रोक्स में, आप भी ये किया करिए, नहीं तो टाइम लगेगा, है ना। रूट रूट लेने में पता लगा उसी में चले गया, टाइम बर्बाद हो गया, हो सकता है आंसर आपका ऐसे ही आ जाएगा। आइए, A1 V1 और A2 V2, तो A2 V2 इक्वल टू A1 V1, A1 V1 क्या है हमारा इनिशियल, तो ये कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल लगाया, और इसमें भी हमको डायामीटर दे रखा है, तो D2 अपॉन D1, D2 अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, और ये हो गया V2, और बेटा ये आ जाएगा D1 अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, ठीक, पाई R स्क्वायर, और बेटा ये आ गया V2। आराम से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, घबराइए नहीं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है मल्टीप्लाई वगैरह। तो D2, अच्छा ये इसको काट देते हैं, 4 4 कट जाता है, तो D2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास D1, है ना, D1 स्क्वायर, D1 कितना है बच्चों, D1 है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और स्क्वायर कर देंगे, और बेटा ये आ जाएगा V2, और V2 की वैल्यू अप्रोक्स 2 कर लेते हैं, अप्रोक्स 2, क्योंकि V2 की वैल्यू, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, 8 8 जा 16, 16 इंटू 10 की पावर नहीं 64, स्क्वायर है 64 इंटू 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 6, और बेटा आ जाएगा 2, और फिर अब हम करेंगे स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ रहा है अल्टीमेटली, फाइनली D2 की वैल्यू, तो 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाए, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 का करेंगे तो 8 अंडर रूट 2 कर देते हैं, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यू आ रही है माइनस का 6 का 3 आ जाएगा, माइनस 6 का आधा कर, तो अप्रोक्स ये वैल्यू हमारी आ रही है। तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 8 इंटू 1.414, और बेटा ये आ रही है हमारी, और डिवाइड कर देंगे। बच्चों देखिए यहां पर हम लोगों ने जो निकाला है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 2, मतलब वेलोसिटी की, और अब हम यहां पे आते हैं कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल पे, A1 V1 इक्वल टू और A2
V2। तो A1 की जगह पर आ जाएगा पाई D1 का होल स्क्वायर और V1, और ये आ जाएगा पाई और D2 होल स्क्वायर और बेटा V2। और सवाल इतना बढ़िया है कि हमने भी इसको बेटा जब ना अगर हड़बड़ी में करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ही नहीं ले पाएंगे आप, तो इसलिए आराम से करिएगा। ये कैंसिल कर दिया है, ठीक। अच्छा, स्क्वायर करके भी अपने आप कैंसिल हो गया। D1 डाया है पहला वाला, तो 8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर दिया। V1 पहले वाली वेलोसिटी कितनी दे रखी, 0.4 है। D2 निकालना है बेटा हमको, और V2 की वैल्यू हमारी अप्रॉक्स 2 आ रही है, ठीक। इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी मत छेड़िएगा, 64 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2 और फिर रूट ले लीजिएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.6 10⁻³ मीटर। तो डाया बेटा हमारा जो आ रहा है वो सेकंड वाला आंसर है, और वो तब आ रहा है जब हमने यहां पर भी अंडर रूट निकालने से बचे हैं। अब हम यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे बेटा, तो हम उतना टाइम यहाँ पर थोड़ा स्क्वायर करके भी चेक करके निकाल देंगे। तो ये थोड़ा टेक्निक है कि आप वहाँ पर समय बर्बाद, देखिए एक स्क्वायर रूट यहाँ पे आपको परेशान कर रहा है, एक स्क्वायर रूट यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो ये तो टाइम आपका सवाल खा जाएगा, ठीक। हमारा ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका भी टाइम जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको करिए, परेशान मत होइए, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल लगाइए, और इतने मीटर की दूरी पे पूछ रहा है, ये हड़बड़ी करने से बचिए, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 17 पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द नैरो स्लिट, ठीक, एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। भाई साहब स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले से स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो पीवाईक्यू का सवाल है, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी बेटा, इसका मतलब है वेवलेंथ कम हो जाने से एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। एंगुलर विड्थ हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्रीन डिस्प्लेसमेंट के इंडिपेंडेंट होती है, और एंगुलर विड्थ जो होती है हमारी वो हमेशा लैम्डा के घटाने से वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एंगुलर विड्थ हमारी जो होगी वो क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। एंगुलर विड्थ हमारी कम हो जाएगी, एंगुलर विड्थ हमारी कम हो जाएगी। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एंगुलर विड्थ हमारी जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, सेकंड वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं बेटा 18 नंबर पे। और 18 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट ऑफ द विड्थ ए एंड द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व एट द एंगल 30 डिग्री। पहला मिनिमा 30 डिग्री पे मिलता है, ठीक है। इसका मतलब आपको मालूम है मिनिमा के लिए क्या होता है, बी साइन थीटा इक्वल टू होता है, बी साइन थीटा इक्वल टू बेटा होता है एन लैम्डा, एन लैम्डा। सिंगल स्लिट का केस है, और यहां पे एन की वैल्यू कितनी कह रहा है, 1। तो बी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री कर देंगे, 30 डिग्री कह रहा है, और एन की जगह 1 आ जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि यहां पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है, कितने एंगल पर मिलेगा। तो ये इक्वेशन हमारी किसके लिए है, ये इक्वेशन हमारी बेटा है मिनिमा के लिए। अब अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे तो मैक्सिमा की बात करने लगेंगे हम लोग, तो बी साइन थीटा इक्वल टू होता है 2n+1 और लैम्डा बाई 2। ये नहीं जानते हैं सारे बच्चे कि 2n-1 लगा दें, 2n+1 लगा दें, यही रट लीजिए। और पहला मैक्सिमा की बात करेंगे तो n बराबर 1 पे चालू करेंगे। यही कुछ अंतर हैं जो आपके इंटरफेरेंस से और डिफ्रैक्शन में आपको याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n बराबर 1 कर देंगे, तो हमारे पास ये एंगल निकालना है और सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 2n+1 लैम्डा बाई 2। इक्वेशन नंबर आ जाएगी। अब बेटा हमें इनको डिवाइड कर देना है,
तो डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और बेटा यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। एन की वैल्यू ऊपर तो पुट कर दी है, यहां भी पुट कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ऊपर 1 कर देंगे, नीचे बेटा हम लोग 3/2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास लगभग लगभग वैल्यू आ रही है, ये 1/2 3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/4 आ रहा है, 1/2 और 3/4, ठीक। तो थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स बेटा 3/4। तो बच्चों इसका राइट आंसर हम लोग लगा सकते हैं, और आराम से लगाएंगे 3/4 3/4। तो ये है हमारा कंसेप्ट जो मैक्सिमा की बात करते हैं। मिनिमा की बात करेंगे तो मिनिमा के लिए हमारे पास आ जाता है बेटा यहाँ पर n बराबर 1 करेंगे और n लैम्डा लगाएंगे और 2n+1 λ/2 करेंगे तो मैक्सिमा का केस बनता है। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा को लर्न कर लीजिएगा, सेटअप वही है, उसी सेटअप में हम लोगों को एक बार मिनिमा की बात कर रहा है और एक बार मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, थोड़ा संभल के पढ़ेंगे तभी सही कर पाएंगे। इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस चैम्बर, वाईडीएसी का सवाल है। एयर थी पहले, पहले एयर थी और बाद में नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, बाद में एयर भी निकाल दी गई, मतलब वैक्यूम हो गया। तो फिर वैक्यूम का एब्सोल्युटली हम RI 1 लेते हैं और एयर का थोड़ा सा 1 से पॉइंट दशमलव दशमलव में करके बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे समझ लो कि पहले कोई माध्यम है और बाद में इवैक्यूएट कर दिया गया। कह रहा है कि बताइए, तो इसका मतलब आप एक बात बताइए कि इफ द सेम लाइट इज यूज्ड, लाइट की वेवलेंथ वही और केयरफुली ऑब्जर्व, तो क्या होगा, फ्रिंज की विड्थ पे ही फर्क पूछेगा आपसे, है ना। इंटरफ्रेंज की इन सब सवालों में लैम्डा चेंज करके विड्थ ही पूछा करते। तो आपकी जो विड्थ होती है ये होती है डी λ/। अब यार इसमें ना बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये सेटअप को वही रहने दिया, बीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी लैम्डा पे डिपेंड करती है। और आप जैसे जैसे आप जाएंगे वैक्यूम से एयर में, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, तो पहले वैक्यूम से एयर में जाएंगे, एयर से आप वाटर में जाएंगे, वाटर से आप ग्लास में जाएंगे, ग्लास से और आप एकदम चले जाइए किसी और सॉलिड जगह पे, यानी डायमंड में चले जाइए, डायमंड का RI ग्लास से भी ज्यादा होता है ना। तो आप RI यहां पर मीडियम में डेंसर बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, RI बेटा बढ़ जाएगा। इसका RI 1 है, इसका RI ज्यादा है। इसका मतलब पहले क्या था, पहले क्या था बेटा, एयर, पहले क्या था एयर, यहां पर क्या है एयर, बाद में क्या कर दिया मीडियम, मीडियम में जाने पे आपकी, मीडियम का मतलब हो गया वैक्यूम, बाद में क्या कर दिया वैक्यूम, वैक्यूम में हमने आई को म्यू को कम कर दिया बेटा। समझिए पहले एयर है, एयर में जो भी वेवलेंथ है वैक्यूम में जाके वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और जब वैक्यूम में जाके वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वैक्यूम में RI होता है हमारा, वो होता है, हम लोग इसको प्रॉपरली कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस सवाल में पहले दिया है एयर, बाद में दिया है वैक्यूम। एयर में हम बात करेंगे D/D वही रहेगा, लैम्डा एयर की और लैम्डा वैक्यूम की। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि मैंने आपको बताया ना कि सोचने का तरीका कि वैक्यूम को एब्सोल्युटली RI 1 ले लेते हैं, यानी इसको तो हम मान के चलते हैं, जो माइंड में हमारे एयर के रहता था हमने मान लिया एयर हमारा वैक्यूम हो गया, और ये एयर है, चूंकि एयर भी कुछ गैसेस का मिक्सचर है तो वहां पर भी माध्यम, तो ये मीडियम है। मीडियम में लैम्डा जो होता है वो कम, स्पीड कम, और वैक्यूम में लैम्डा ज्यादा, स्पीड ज्यादा। इसका मतलब यहां पर लैम्डा बढ़ जाएगा वैक्यूम में जाने पर, वैक्यूम में जाने पर हमारा बीटा बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी, इंटरफेरेंस की विड्थ जो होगी, विड्थ विद लार्जर विड्थ, यानी इंटरफेरेंस हमारा होगा और विड्थ जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है। बहुत अच्छे से करिएगा, घुमा के लैंग्वेज पूछी गई है, बच्चे वैक्यूम और एयर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा तो मानना यह है कि जब हम एयर को मान लेते हैं कि एयर का RI 1 है, होता नहीं है, 1 पॉइंट दशमलव डाल के देखेंगे तो हम लोग उसमें बेटा, जब भी आप, अब आप तो आपके हाथ में भी फोन है और मेरे हाथ में भी फोन है, तो
RI ऑफ एयर। अब वैक्यूम के लिए इन्होंने कर दिया 1, मैंने बोला, और एयर के लिए 1.3 बार 0, 1.000277। तो इसका मतलब कि वो एक तरीके से हमारा वैक्यूम एब्सोल्यूट रेयर मीडियम हो गया, और एयर हमारा कुछ मीडियम बनने लगा। मीडियम बनने लगा, इसका मतलब वहां पे वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ यहां पर बेटा कम, विड्थ यहां पे कम। वैक्यूम में जाएंगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी और विड्थ बढ़ जाएगी। ये वाली वेवलेंथ ज्यादा और विड्थ ज्यादा। बढ़िया सवाल है और अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आज का हम लोगों का लास्ट नीट का पेपर, इसके बाद तो एफएसटी होने हैं। तो क्वेश्चन देखो इसमें, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर मेटेलिक रिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग। ये बच्चों रिंग है और एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग के पास में जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन बतानी है। फंडामेंटल क्या होता है इसका? फंडामेंटल ये होता है कि मैग्नेट का जो पोल रिंग के नजदीक जाएगा उस रिंग में करंट उसी पोल के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगी। यानी कि ये करंट एन का मतलब होता है, जैसे नॉर्थ पोल गया तो नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम मैग्नेट की साइड से देखेंगे बच्चों तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर दूसरी डायरेक्शन से देखेंगे इधर से तो क्लॉकवाइज होगी। तो इन्होंने ये बोला है, डायरेक्शन बोली है तो डायरेक्शन का मतलब जिधर मैग्नेट जा रहा है हमें उधर से निकालना है। इसका मतलब आंसर सेकंड आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेंज लॉ पे बेस्ड है, एनसीईआरटी के पेज 160 पर है। 22 a coil having entrance resistance R ohm connected with galvanometer of resistance 4 R ohm. This combination moved in time t second from magnetic flux W1 W2 Weber. ठीक है, तो अब इंड्यूस करंट निकालना है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, ये जो कॉइल है इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका रेजिस्टेंस R है, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 4R है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा? 5R। अब चूंकि यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, तो इंड्यूस करंट हो जाएगी E/R। तो I इंड्यूस्ड, अब R टोटल रेजिस्टेंस 5R हो जाएगा, और ईएमएफ होता है -N डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा -N डेल्टा बाई फ्लक्स हो जाएगा W2 - W1 5R, और टाइम t है। ये आंसर बच्चों आएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। 23 ये देखो, ये फार्मूला यूज हुआ है। एक्चुअली में इधर ये जो तुम्हारा पार्ट मैग्नेट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने पार्ट से तुम्हें 2-3 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है बच्चों NS/NP इज इक्वल टू R। अब स्टेप अप में जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल होते हैं वो NP से ज्यादा होते हैं, तो अगर NS NP से ज्यादा होगा तो R ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो इससे ऑप्शन हमारा सेकंड मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन एवरेज इंड्यूस EMF 1 वोल्ट appears in coil when current in it is changed from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction in 0.5 सेकेंड। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। फार्मूला EMF का होता है बच्चों -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो EMF 1 वोल्ट हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? अच्छा निकालना है, चलो। डेल्टा I करंट, ये अपोजिट डायरेक्शन में फाइनल 10I हो गई, जैसे करंट इधर जा रही थी 10 एम्पियर, अब इधर से इधर हो गई तो ये -10 हो जाएगी, -10 और अपॉन टाइम 0.5, तो प्लस हो जाएगा, तो L बराबर आएगा 0.5 अपॉन ये 20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आएगा 5 10 की पावर -1 बाई 20। ये कितना आ जाएगा? 25 मिली हेनरी आ जाएगा। -3 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये 0 और ऊपर चला जाएगा, फिर 2.5 10 और हाँ यही आ जाएगा 25 10 -3 हेनरी या 25 मिली हेनरी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन 4200, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फार्मूला होता है बच्चों इन दोनों के बीच में 1 + काई। काई क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
तो ये गिवन है 4200, 1 इधर ले जाओ -1 काइम, तो कितना आ जाएगा 4200 में 1 गया 4199, 4199, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 कह रहा है डायमेटिक सब्सटेंस आर, बताओ ये तो डेफिनेशन है, डायमेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड में फीबली रिपेल होते हैं, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी टेम्परेचर इज दैट अबव विच, देखो बच्चों एक्चुअली में ये क्यूरी टेम्परेचर है, इसके ऊपर सब्सटेंस होता है पैरा और इसके नीचे होता है फेरो, और यही डेफिनेशन है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस पैरा हो जिसके नीचे फेरो हो, क्यूरी टेम्परेचर। तो अबव विच सब्सटेंस पैरा, हाँ लो फेरोमेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामेट, यही हो गया, इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कर इन मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप पॉइंट ऑफ कोरिसिविटी, कोरिसिविटी क्या होता है जानते हो बच्चों, ये देखो इसका हिस्टेरिसिस लूप ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे है ना, और ये कोरिसिविटी होता है, यहां पे H की वैल्यू -H होती है, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो यानी कि B 0 और H नॉट 0, कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आ गया, यहां पर यही ये कोरिसिविटी होती है, तो कोरिसिविटी में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो जाती है, और लेकिन H 0 नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड फ्रॉम कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एज रिजल्ट इंड्यूस करंट डेवलप इन इट विच वेरीज विच टाइम शोन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। देखो बच्चों जो चार्ज होता है वो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा क्यू आर। अब क्यू क्या हो जाएगा, ये तुम जरा यहां पर बच्चों इसको देखो, ये जो ग्राफ है ये आई टी के बीच में ग्राफ है, तो Q बराबर आई टी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है Q में, तो Q का मतलब एरिया हो जाएगा इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, रेजिस्टेंस 10 कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा, फ्लक्स चेंज 2 आ जाएगा, 2 यूनिट 2 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, द सेल्फ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कॉइल 5 and 20 ohm respectively applying EMF 100 volt magnetic potential energy store, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर होता है और I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, तो वोल्टेज 100 है और रेजिस्टेंस 20 है, ये 5 हो जाएगा, L 5 I 5 स्क्वायर 125/2 62.5 जूल, फर्स्ट आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाफ LI स्क्वायर ये एनर्जी का फॉर्मूला एनसीईआरटी के पेज 167 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन 31 पे आ जाते हैं। कह रहे देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैंपल ABCD स्लोली सस्पेंडेड बाय थ्रेड, a bar magnet is slowly brought near sample and following observation are noted। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है कि जो लाइट वेट रॉड है सैंपल ABCD, ये मैग्नेट के पास लाने पर क्या होता है, ए इज फीबली रिपेल्ड, मैग्नेट से अगर ए रिपेल्ड हो रहा है तो रिपेल होने का मतलब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फीबली अट्रैक्ट हो रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक है, और सी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो फेरो है, रिमेन अनइफेक्टेड तो ये आयरन है, तो सी इज डाया ना गलत, डी इज फेरो ना गलत, ए इज नॉन मैग्नेटिक गलत, बी इज पैरा, तो बी इज देखो पैरा आ गया, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ही सही ऑप्शन है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन AC of 50 hertz is 10 ampere, the time taken by alternating current reaching from 0 to maximum value and peak value।
तो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू का टाइम देखो क्या होता है, करंट ऐसे चलती है एसी, तो यहां से यहां तक एक साइकिल में टाइम टी हो गया, आधी साइकिल में t/2 हो गया, और यहां तक का हो गया t/4। तो अब टाइम हो गया बच्चों t/4, और टाइम 1 फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हो गई, 50 इंटू 4, ये बच्चों आ गया 1/2, और 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 या 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ये तो टाइम पीरियड आ गया। अब इसमें कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पीक वैल्यू होता है √2I/RMS, आरएमएस वैल्यू ये गिवन है 10 एम्पियर, √2 हो जाएगा 1.414 इंटू 10, तो 14.14 आ गया। ये ऑप्शन देखो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट, ये फार्मूला गिवन है यार, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तुम लोग जानते ही हो। एंड अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाय I1 cos I2 sin ओमेगा टी, तो आरएमएस करंट, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, IRMS हो जाएगा इसकी आरएमएस वैल्यू, तो इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी √I1² I2² 2, यही आंसर आ गया बच्चों, सीधा सीधा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये फार्मूला दिया हुआ ये भी। नेक्स्ट है 10 ohm resistance, 5 millihenry coil and 10 microfarad capacitor joined in series. When suitable frequency alternating current source joined to this combination, the circuit resonates if the resistance half then resonant frequency। बच्चों resonant frequency होता है 1/√LC। अब बताओ क्या इसमें रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो अगर हम लोग यहां पे रेजिस्टेंस हाफ करें, डबल करें, कुछ भी करें, चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस से एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है, तो रिमेन्स अनचेंज, ये थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये फार्मूला देखो दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, एनसीईआरटी के पेज 189 पे। 35 कह रहा है इन सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस R10, इंपीडेंस Z, फेज डिफरेंस, तो बेटा ये लगा दो cos phi R/Z होता है ना पावर फैक्टर, R 10 हो गया, Z 20 हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 किसमें कौन सा एंगल होता है, cos में 60 होता है, आंसर आ गया थर्ड, 60 हो गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन 100 वोल्ट डीसी अप्लाइड अक्रॉस कॉइल, करंट 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, when 100 volt AC at 50 cycle per second applied to the same coil, only 0.5 ampere current flows, the impedance। तो बच्चों देखो इंपीडेंस तो एसी सर्किट में होता है, एसी यहां से स्टार्ट है, और इंपीडेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज 100 वोल्ट है, और करंट यहां पे एसी में 0.5 है। भाई देखो डीसी से हमें मतलब ही नहीं है, डीसी में इंपीडेंस नहीं होता है, तो हमें एसी देखना है, तो एसी में करंट 0.5 है, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओ 200 आ जाएगा, 200 का मतलब बच्चों सेकंड ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 37 क्वेश्चन देखते हैं, फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट रॉन्ग स्टेटमेंट, सीरीज एलसीआर सर्किट में रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चों हमें बताना है, ठीक है। पहला अप्लाइड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज, बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ पोटेंशियल सही होता है, तो ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। अप्लाइड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर कॉइल है, फिर ये भी सही है, इसमें फेज डिफरेंस 90 का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर है, फेज डिफरेंस π/2, यहां पर 2 लिख लो बेटा, ये 2 है यहां पे, उधर देखो 2 लिखा हुआ है। तो अगर कैपेसिटर और इंडक्टर में फेज डिफरेंस देखा जाए तो वो π/2 नहीं पाई होता है ना, कैसे, क्योंकि VR और I तो इधर हो गया, VL इधर हो गया, और VC इधर हो गया। अब देखो ये पाई एंगल आया, तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला गलत है, और जो गलत है वही सही है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटर 90, ये भी सही है। यहां पे आ जाते हैं, फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट शोन फिगर व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लो ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC।
तो ओमेगा आर हो जाएगा 1/√। एल कितना है यहाँ पे 8 मिली हेनरी -3। सी है 20 माइक्रोफेरेड, तो कितना हो जाएगा √8 दूनी 16, 160 10 की पावर 6 3 9 10 इधर लगा दो, 0 यहां बढ़ा दो और ये 1 में कर दो, तो ये 1 में आया, ये 400 हो जाएगा, 10 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, नहीं 400 नहीं 40 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1010 4 ये बटे 40, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 2500 आ जाएगा, 2500 रेडियन पर सेकंड, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ग्राफ गिवन बिलो depict the dependence of two reactive impedances x1 x2 on frequency of alternating EMF applied individually to them. We can say that, जरा देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर और रजिस्टर ढूंढना है। तो देखो ये जो ग्राफ आता है ये इंडक्टर या कैपेसिटर हो सकता है। इंडक्टर में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, प्रतिबाधा का मतलब वही एक्सएल हो गया, ठीक है, एक्सएल और ओमेगा एल। तो ओमेगा एल, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, तो एक्सएल और एल इंडक्टेंस, तो इससे तुम्हारा क्या आएगा कि ये दूसरा वाला, यहां पर एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी कर लो, है ना, ये किसके बीच में ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई है तुम्हारी, इधर फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, तो एक्सएल और ओमेगा एफ हो जाएगा। तो ये एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ का मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट आएगा, यानी कि ये इंडक्टर है, ये एल का मतलब ये वाला इंडक्टर है, और एक्सी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/f, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये कैपेसिटर हो जाएगा। तो x1 कैपेसिटर, x2 इंडक्टर, इसका ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली द करंट। देखो जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज करंट से लीड करता है, वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय 90 डिग्री, या करंट लैग करती है, तो यहां पे करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ईएम वेव ट्रेवलिंग इन मीडियम विच रिलेटिव परमिएबिलिटी 1.3, रिलेटिव परमिटिविटी 2.14, देन स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम। तो स्पीड ईएम वेव की मीडियम में निकालनी है, तो मीडियम में वेलोसिटी होता है c/√μr एप्सिलॉन r, c हो जाएगा 3 × 10⁸, म्यू आर हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी 2.14 और 1.3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, 3 दूनी 6 और 6 3 लगभग आ जाएगा 1.8, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फॉर्मूला दिया है देखो, B इज इक्वल टू, इसके बाद कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC and AC voltage source are all connected series, when L removed, LCR में L रिमूव कर देंगे तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट π/3, इफ इंस्टेड C रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट तो फेज डिफरेंस अगेन π/3, तो पावर फैक्टर निकालना है। LCR सर्किट में L हटाएंगे तो ये CR सर्किट बचेगा, और CR सर्किट में क्या होगा, tan phi XC/R, और tan phi कितना हो जाएगा, phi दिया है π/3 XC/R। और अगर बच्चों हम यहां पे C हटाएंगे तो LR सर्किट बचेगा, C हट गया, और LR सर्किट में tan phi भी π/3 है, ये XL/R हो जाएगा। तो बच्चों अब यहां 1 2 को बराबर करेंगे तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा।
यानी कि एलसीआर सर्किट में जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस में क्या बचता है, केवल आर सर्किट ही बचता है, और केवल आर सर्किट में जो फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का होता है वो 0 होता है। तो इसमें पूछा क्या है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर होता है cos फाइव, cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, in given circuit the reading of voltmeter V1 V2 300, the reading of voltmeter V3 and ammeter A, इसकी रीडिंग और एमीटर की रीडिंग निकालनी। देखो बच्चों ये VL VC बराबर है, VL और VC बराबर है, यानी कि यहां रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, केवल आर सर्किट बचता है। तो अब यहां पे अगर हम इसकी V3 की रीडिंग निकालें यानी कि VR, तो वो V के बराबर हो जाएगा, V मतलब टोटल वोल्टेज 220, तो ये एक तो 220 आ गया, और करंट हो जाएगी V अपॉन R, तो 220/100 R, ये 0 0 कैंसिल, 2.2 एम्पियर। कौन सा आंसर आया, 220, थर्ड आंसर आया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर आर 5 and 10 respectively and the mutual inductance 25. Now number of turns primary secondary transformer made 10 and 5, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोई चेंज नहीं होगा, m प्रोपोर्शनल टू होता है n1 n2। पहले नंबर ऑफ टर्न्स 5 10 थे, अब दूसरी बार में ये 10 और 5 कर दो तो रहेगा तो वही ना, इसको चेंज नहीं होना, तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों जो था वही बना रहेगा, यानी कि 25 ही रहेगा, ऑप्शन थर्ड। लास्ट क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन, नीट टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, फिजिक्स टेस्ट नीट टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड इज बीइंग चार्ज्ड by voltage source whose potential is charging at the rate of 4 volt per second dV/dt. The conduction current through the connecting wire and displacement current through the plate of capacitor would be, देखो सबसे पहली बात बच्चों, जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो हमेशा बराबर होती है, और ये हो जाता है dQ/dt। Q बराबर लगाओ CV, C बाहर आ जाएगा, dV/dt हो गया। कैपेसिटर कितना है 10 और dV/dt 4 है, तो 40 माइक्रो एम्पियर आएगा, क्योंकि माइक्रोफैराड है, तो भैया आंसर तुम्हारा सेकंड आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों अब नीट वाला पेपर तो सब खत्म हो गया, हम लोग का खूब डिस्कशन हो गया, अब आप लोग को FST में ध्यान देना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।